हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपूर्व है और आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट विषयों पर, कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करने वाला हूं कि लास्ट 10 डेज़ में, 10-12 डेज़ में आपकी स्ट्रेटजी क्या हो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेके। तो देखिए, 2-3 चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूं और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जिस पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ कन्वे करने वाला हूं या फिर आपको कुछ रिकमेंडेशन देने वाला हूं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हों, लाभकारी साबित हों इन 8-10 दिनों में या 12 दिनों में। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से और बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन 8-10 दिनों के लिए। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा और मैं ये मानता भी हूं कि बेसिकली ये जो टाइम होता है, मतलब एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले का या 15 दिन पहले का या 10 दिन पहले का, ठीक है, यहाँ पर हमारे दिमाग में बड़े मेंटल एब्रेशंस होते हैं। मतलब एक जो बच्चा होता है उसकी मेंटल स्टेट उतनी पर्सोनिफाइड, उतनी स्टेबल नहीं होती है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होती हैं। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जो आपकी एफिशिएंसी आज से 2 महीने पहले थी या 3 महीने पहले थी, मतलब जितनी प्रभावशीलता के साथ, एफिशिएंसी के साथ, जिनमें कर्मठता के साथ आप लोग तैयारी कर रहे थे 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, वो तैयारी लास्ट के 1 महीने में नहीं हो पाती है। अच्छा, इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। अभी तो मैं उन पर नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी मैं अपने पूरे डिस्कशन को बहुत ही शॉर्ट रखना चाहता हूं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं, देखिए, और वो ये है कि ये जो लास्ट के 10-12 दिन हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वाटरशेड है आपके कैरियर के लिए। मतलब जितना ज़ील है, जितना उत्साह है, जितना डिसिप्लिन है, जितना अनुशासन है, सारा का सारा आप इन 10-12 दिनों में लगा दीजिए। आप कुछ नहीं कह सकते ओपन कंपटीशन में कि ये 10-12 दिन ये डिसाइड कर दें कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैंने अपने 10-12 साल के कैरियर में ये देखा है कि कभी कभी बेसिकली जो लास्ट के 10-12 दिन में हम लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब किसी टॉपिक को रिवाइज करते हैं या किसी टॉपिक को एसिमुलेट करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं या कोई कंसेप्ट को समझते हैं, तो ये जो 10-12 दिन की पढ़ाई है, कभी कभी उससे 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। यू नेवर नो कि इन 10-12 दिन की पढ़ाई में आप थोड़ा सा भी अगर वीक हो जाते हो तो यू नेवर नो वेदर यू आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन और नॉट। यू नेवर नो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि हर एक चीज को भूलकर कि मुझे बॉडी में कितना पेन हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में बेचैनी है, एंजाइटी है, सब कुछ भूलकर इन 10-12 दिन में वही बोलते हैं ना कि पैडल लगाओ एक्सीलेटर पर, और अपना जितना उत्साह है, जितना डिसिप्लिन है, जितना ज़ील है आपके अंदर, जितना कंपैशन है आपके अंदर, सारा निकाल दो इन 10-12 दिनों में। चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, स्मार्ट स्टडी करिए। वो स्मार्ट स्टडी कैसी करनी है मैं आपको बताता हूं, लेकिन इन 10-12 दिनों में आपको वीक नहीं पड़ना है। यह सोच के बिल्कुल नहीं चलना है कि मैं बहुत पढ़ चुका हूं या पढ़ चुकी हूं, ठीक है, और मेरी अब पढ़ाई नहीं हो रही है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, एक बार और पुश दो, क्योंकि ये 10-12 दिन ये डिसाइड करेंगे कि बेसिकली आप इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को निकालोगे या नहीं निकालोगे। मैं आपको फिर बता दूं, एक बच्चा जिसने इस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं भी करी हो, कभी तैयारी नहीं करी हो, वो भी 30-35 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है जैसे तैसे करके, मतलब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठा के, ठीक है। और उसके बाद उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं एमपीपीएससी को या यूपीएससी को क्लियर कर दूंगा, खासतौर पर एमपीपीएससी को क्लियर कर दूंगा। एक बच्चा जिसने 1 साल की तैयारी करी हो या उससे कम की भी तैयारी करी हो, ठीक है, वो 55 से 60 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेता है, 55 में मान के चलता हूं। लेकिन जो जोन ऑफ कॉन्टिनम है, जोन ऑफ कॉन्टिनम से मेरा मतलब है कि कब आपका सिलेक्शन होगा या कब सिलेक्शन नहीं होगा, वो जोन ऑफ कॉन्टिनम बेसिकली वो 8-10 क्वेश्चन ही हैं जो 60 के बाद काउंट होते हैं, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो। और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए। तो ये जो 8-10 क्वेश्चन है, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन है, जो भी कुछ हुआ, ये डिसाइड करेंगे कि बेसिकली आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि 55 से 60 क्वेश्चन, 55 to 60 क्वेश्चन आपसे बनेंगे अगर आपने ठीक से अपनी तैयारी करी है, कोर्स का कवरेज आपका ठीक है, तो ठीक से आपने रिवीजन किया, इतने क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आप लोग ये देख रहे होंगे कि जितने आपने टेस्ट सीरीज लगाई होंगी या मॉक टेस्ट दिए होंगे, उसमें भी 55-60 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। लेकिन 60 के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन को सही करना, यह सबसे बड़ा टास्क होता है इस एग्जामिनेशन का। एक्चुअली ये 8-10 क्वेश्चन है या 10-12 क्वेश्चन है, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन है, ये डिसाइड कर देंगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। मैं फिर आपको बता दूं कि इन लास्ट 10-12 दिनों में आप ये एंश्योर करिए कि आप किसी भी तरीके की कोई कोताही, लापरवाही, नेग्लिजेंस नहीं बरतेंगे। और जितना अपना कंपैशन शब्द का मैं बार बार यूज कर रहा हूं, मतलब जितना आप में उत्साह है, आप में ज़ुज़ील है, पढ़ने की जो लगन है, जो एनर्जी है आपकी, सारी की सारी निकाल दो इन 10-12 दिनों में। खूब रिवाइज करो, पढ़ाई करो और छोड़ो मत किसी भी चीज को।
क्योंकि हो सकता है जिस टॉपिक को आपने पढ़ा हो या रिवाइज करी हो, जिस इंफॉर्मेशन को आपने गैदर करा हो, वहीं से क्वेश्चन आ जाए और वहीं से 8-10 क्वेश्चन आ जाए। हाँ, किस्मत की बात है, पर यू नेवर नो। तो अभी वीक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्लियर? पहली मेरी रिकमेंडेशन आपके साथ ये है, ठीक है। मैं सभी बच्चों से, जो सारे बच्चे प्रयास केएसजी के साथ जुड़े थे और जो सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को ये कन्वे करना चाहता हूं मैसेज, ये 10-12 दिन मैं अपनी जितनी भी ऊर्जा है, शक्ति है, जितना जील है आपके दिमाग के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, सब निकाल दीजिए अपने एग्जामिनेशन के सिलेबस को कवर करने के लिए, और आप देखोगे कि उसके रिजल्ट हमें अच्छे ही मिलेंगे होपफुली। ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये, स्ट्रेटजी पे आने से पहले मैं 3-4 चीजें आपसे, बल्कि 4-5 चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरा हमेशा ये मानना है कि एक बच्चे का अगर सिलेक्शन हो रहा है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या मेंस का एग्जामिनेशन हो, मेनली प्रीलिम्स और मेंस के हम लोग बात करें, इंटरव्यू तो अभी छोड़ दें, तो प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में तो अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके पीछे 5 कारण होते हैं। ठीक है, हालांकि इन कारणों पर बात करने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करना चाहता हूं ताकि आपको यह पता चले कि आपकी पढ़ाई का स्टेटस क्या है या लेवल क्या है। फिर मैं स्ट्रेटजी पर आता हूं। ठीक है, उसका पहला कारण यह है कि आपका कोर्स का कवरेज कैसा है। मतलब अगर हम लोग अभी बात करें 10 यूनिट की, तो क्या आपने 10 यूनिट कंप्लीट करी है? 10 यूनिट के हर एक एंगल को, डायमेंशंस को कवर किया है? हर एक फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को आपने दिमाग में बैठाया है कि नहीं बैठाया? तो आपके कोर्स का कवरेज कैसा है? अगर कोर्स का कवरेज ठीक है तो आप कंफर्टेबल पोजीशन पे हो, मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो आपसे बनेंगे। अगर कोर्स का कवरेज नहीं है तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा, अगर कोर्स का कवरेज है और उसके साथ कंसेप्ट भी क्लियर है, मतलब आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन हमें जो मिलेंगे वो कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे, अवधारणात्मक मिलेंगे। तो किसी सब्जेक्ट को लेकर, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, एमपी स्पेसिफिक हो, कुछ भी हो, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, अवधारणात्मक क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो पहला तो आपके कोर्स का कवरेज कैसा है। दूसरा, आपका अवधारणात्मक पक्ष कैसा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, आपके दिमाग में है कि नहीं है किसी टॉपिक को लेकर, यह भी डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपका कोर्स का कवरेज अच्छा है, कंसेप्ट भी ठीक है, तो आपने कितनी बार रिवीजन किया है। अगर वो रिवीजन एक बार है तो आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो अपने आंसर को सही बनाने के लिए। अगर वो रिवीजन बारंबार है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो फिर आप बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होगे, क्योंकि जो फैक्ट इंफॉर्मेशन आपने अपने दिमाग में रखा है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज, आपका कोर्स का कवरेज कैसा है। दूसरा, आपके कंसेप्ट कैसे डेवलप हुए हैं। तीसरा, ठीक है, आपने रिवीजन कितनी बार किया है। चौथा, जिस किसी टीचर से, कोचिंग से, इंस्ट्रक्टर से, गाइड से, फैकल्टी से, जो भी आप कहना चाहो, या अपने सीनियर से, या आपने कभी कभी अपने पेरेंट्स से, बच्चे अपने पेरेंट्स से भी पढ़ते हैं, जिन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है या जिन्होंने आपको पढ़ाया है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो उन्होंने आपको कैसा पढ़ाया है, उन्होंने कोर्स कवरेज कैसे कराया है। तो यह भी डिपेंड करता है कि आपका इंस्ट्रक्टर, आपका मार्गदर्शक कैसा है। अगर उसने गलत पैटर्न से आपको पढ़ा दिया है तो फिर भी दिक्कत आएगी। अगर उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस नहीं किया जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं तो भी दिक्कत आएगी। अगर किसी कारणवश बेसिकली टीचर में कॉम्पिटेंस नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है, ठीक है, पढ़ाने की, या फिर बेसिकली उसकी एकेडमिक डेप्थ उतनी नहीं है, तो भी दिक्कत आ सकती है। तो यह भी एक रीजन होता है कि एक बच्चा सेलेक्ट हो या सेलेक्ट नहीं हो पाए, कि उसका इंस्ट्रक्टर, उसका गाइड, उसका मार्गदर्शक कैसा है। और 5वां रीजन जो मुझे लगता है इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है। आप क्या मानसिक रूप से संतुलित इस समय हो कि नहीं हो। मुझे पता है कि रातों को नींद नहीं आ रही होगी, या रात को नींद खुल जा रही होगी, कभी कभी नींद आ रही होगी, कभी कभी नहीं आ रही होगी, खाना हलक से नीचे नहीं जा रहा होगा, दिमाग में बेचैनी होगी, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, एक्सेट्रा, अगर नहीं हुआ तो मुझे 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो सारी एंजाइटी आपके दिमाग में है। मतलब इस समय जो आपके मस्तिष्क का जो न्यूरोलॉजिकल स्टेबिलिटी होती है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, वो शायद उतनी परफेक्ट नहीं होती है, और ये हर बच्चे के साथ होता है। हाँ, कुछ बच्चे में वो ज्यादा हो सकता है, कुछ बच्चे में कम हो सकता है। कुछ बच्चे मेंटली थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, उन्हें लाइफ का ज्यादा एक्सपोजर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली बार कंपटीशन अगर दे रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उनको दिक्कत आती है। हालांकि बच्चा कोई भी हो, उसको थोड़ी बहुत बेचैनी तो होगी। वो बच्चा कितना भी एक्सपीरियंस हो, वो 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से भी पढ़ रहा हो, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले उसको बेचैनी होगी।
तो मेरी यहां पर रिकमेंडेशन आपसे यह है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी चीज आपको परेशान करती है तो कभी कभी आप देखते होंगे, ठीक है, थोड़ा मैं मेंटल स्टेट पर बात कर लूं फिर स्ट्रेटजी पर आता हूं। कभी कभी आप देखते होंगे कि एक चीज ने आप उसको सोचने में लग गए, वो चीज आपको ट्रिगर कर गई और उसके कारण आपका 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी 4-5 घंटे व्यर्थ चले गए, क्योंकि आपका दिमाग खराब हो गया, आप बेचैन हो गए। ठीक है, जब मनचाही बात नहीं हुई तो बेचैनी, जब अनचाही बात हो गई तो बेचैनी। हमारा जो दिमाग होता है वो बेचैन होने के कारण ढूंढता है। ठीक है, और इस समय हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके बीच में और आपके दिमाग के बीच में एक तरह का द्वंद्व चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपका दिमाग बोलेगा कि आपका शरीर थक गया है, अब और नहीं पढ़ना है, पढ़ रहे हैं तो इरिटेशन हो रहा है, सब पर अपनी खींच, अपना गुस्सा निकल रहा है, तो अब और नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ लिया, शरीर थक चुका है, दिमाग थक चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर दिमाग का एक पक्ष यह भी बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, क्योंकि 10 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं। तो आपके बीच में और आपके दिमाग के बीच में लड़ाई हो रही है। आपका दिमाग हमेशा यह कोशिश करेगा कि आपको सबोटाज कर दे, वो उन कारणों को ढूंढेगा, ठीक है, जिस कारण आप पढ़ाई छोड़ दो, या तो फोन पर बात कर लो, या टीवी देख लो, या यूट्यूब देख लो, या कुछ सोचना चालू कर दो। 1 घंटा, आधे घंटा, 2 घंटा व्यस्त चला गया। तो आपके और आपके दिमाग के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कोशिश करिए कि अपने दिमाग को हराइए, दिमाग को आप पर हावी नहीं होने दीजिए। दिमाग से मेरा मतलब यहां पर यह है थॉट्स को, क्योंकि थॉट्स ही हैं, ये विचार ही हैं जो हमें बेचैन कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने तरह के विचार आ रहे हैं, मेरा एक सिंपल रिकमेंडेशन होगी कि कभी कोई ऐसा विचार है जो आपको परेशान कर रहा हो, सिलेक्शन को लेकर, दूसरे मुद्दे को लेकर, कभी कभी रिलेशनशिप एंजाइटी को लेकर विचार आते हैं बहुत सारे बच्चों के दिमाग में। जो आपकी एज है उसमें बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं इस समय, और होते हैं बच्चों को। तो मेरा ये कहने का मतलब था, मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये थी कि अगर कभी भी ऐसा कोई विचार है जो आपको परेशान कर रहा है, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करो, केवल 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए यूट्यूब देख लिया, 5 मिनट के लिए किसी से बात कर लिया, 5 मिनट के लिए घूमने चले गए, 5 मिनट के लिए और कुछ सोचना चालू कर दिया, 5 मिनट के लिए गाना सुन लिया। तो केवल 5 मिनट के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करो उस विचार से, उस थॉट से। और अगर आपने उसको डाइवर्ट कर लिया तो वो थॉट वहीं पर उस समय के लिए इग्नोर हो गया। हाँ, ये जो थॉट है दोबारा लौट के आएगा 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, अगले दिन कभी भी आ सकता है, फिर वो बेचैन करेगा। फिर आपको अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है, और जैसे ही आपने दिमाग को डाइवर्ट करा 5 मिनट के लिए, वो थॉट उस समय के लिए इग्नोर हो गया, फिर अपने पढ़ाई पे लग गए। तो एक तरह का खेल चल रहा है इस समय, ये जो समय है 10-12 दिनों का, एक तरह का द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, एक तरह का एब्रेशन है दिमाग के बीच में और आपके बीच में। दिमाग से मेरा मतलब है आपके थॉट्स, विचारों के बीच में। और कोशिश करो कि अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जो आपको बेचैन कर रहे हैं, उन्हें हराइए। और हराने का एक तरीका है कि अपने थॉट्स जो आपको परेशान करते हैं उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाइए, कुछ और चीज सोचो, कुछ और चीज करो, बात कर लो, यूट्यूब पर वीडियो देख लो, बस 5-6 मिनट के लिए। और जैसे ही आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, फिर माइंड फ्रेश हो गया, फिर पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करिए, देखिए इससे बड़ा फायदा होगा आप लोगों को। और यही एक तरीका है अभी अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने का। अच्छा, अगर ये 1 साल पहले की बात होती या 6 महीने के पहले की बात होती तो मैं आपसे बोलता कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, अगर कुछ चीज आपको परेशान कर रही हो। लेकिन अभी तो मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, तो डाइवर्ट करिए थॉट्स को। ठीक, खैर, मेंटल स्टेट को थोड़ा सा समझिएगा। जो बेचैनी आप लोगों को हो रही है, जो एंजाइटी आपके दिमाग में है, वो बेचैनी हर एक बच्चे को हो रही है। उसमें से आप यूनिक नहीं हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी ये बेचैनी किसी बच्चे को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है। कोई ज्यादा एंशियस हो जाता है और अपना पूरा दिन ही खराब कर लेता है। कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं और 1-2 घंटे के बाद ऑफकोर्स वापस पटरी पर आ जाते हैं। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है थॉट्स को डाइवर्ट करने की, उस प्रैक्टिस को अपनाइएगा, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक सिंपल तरीके से कि आपको मेंटल स्टेट को कैसे बैलेंस करके रखना है, क्योंकि बाकी सब चीजें पर अभी बात करने का मतलब उतना नहीं है। अब तो लास्ट के 10-12 दिन बचे। अब सवाल है कि लास्ट के 10-12 दिन में हम लोग क्या करें। ठीक है, तो उसकी एक स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, और मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। एक बार इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, देखो, तो ये स्ट्रेटजी है
अंतिम 10 दिनों की, 10-12 दिन जो भी बचे हुए हैं, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा हो सकता है 10 दिन बचे हों या 8 दिन बचे हों, लेकिन मैं इसको पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो 10 दिनों की मैंने स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों के लिए, देखिएगा। अच्छा, स्ट्रेटजी में सबसे पहले जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी आज से लेकर 10 दिनों तक जितने भी टॉपिक एमपी स्पेसिफिक वाले हैं, मतलब एमपी की हिस्ट्री, एमपी का इतिहास, ठीक है, एमपी का भूगोल, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमिक्स, जितनी भी यूनिट्स हैं एमपी को लेकर, ठीक है, उन पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है पर डे के हिसाब से तकरीबन 4 घंटे। मतलब अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, मैं 10 घंटे मान के चलता हूं कि बच्चा इस समय पढ़ रहा होगा जो सीरियस बच्चा है, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे केवल एमपी स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ोगे। उन्हें बार बार रिवाइज करो, बार बार चीजों को दिमाग में बैठाओ। 4 घंटे कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो भी आप कहना चाहो, आपको एमपी ही पढ़ना है अब से लेकर लास्ट के 10 दिनों तक, या फिर जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जा रहा है उसके एक दिन पहले तक। उसका रीजन यह है कि तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, और हो सकता है कि ज्यादा भी आ जाए, यू नेवर नो। तो 30% क्वेश्चन अगर यहां से आ रहे हैं, 25 से 30% क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं, तो इसको आपको रोज वेटेज देना है। अच्छा, ये जो एमपी स्पेसिफिक टॉपिक हैं ये बड़े इंफॉर्मेटिव है, इसमें फैक्ट भी बहुत है, बार बार रिवाइज भी आपको करना पड़ता होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन की फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता काफी होनी चाहिए। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन होगी इन 10 दिनों के लिए कि एमपी रिलेटेड टॉपिक्स के लिए 4 घंटे लगाइए दिन के हिसाब से, और इन 4 घंटों में केवल एमपी ही पढ़े और कोई टॉपिक नहीं पढ़े। मतलब और टॉपिक बाकी के घंटों में पढ़े, लेकिन 4 घंटे आवश्यक रूप से आप लोग पढ़ें क्या, एमपी स्पेसिफिक टॉपिक्स। मेरी पहली रिकमेंडेशन। दूसरी, ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर्स के अगर कोई टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर हो जो आपके सिलेबस में हो, या फिर करंट अफेयर्स नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, तो करंट अफेयर्स में अब जो आपने पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, रिवाइज क्या करना है, ठीक है। रिवाइज केवल उन्हीं टॉपिक को करना है इस समय करंट अफेयर्स के लिए जिसमें या तो मध्य प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार इन्वॉल्व हो। मध्य प्रदेश की सरकार इन्वॉल्व हो यूनिलैटरली, मल्टीलैटरली, भारत की सरकार इन्वॉल्व हो यूनिलैटरली, मल्टीलैटरली और बायलैटरली। तो उन सभी विषयों में जहां पर मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई नीति बनाई हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई अधिनियम हो मध्य प्रदेश की विधायिका का, कोई एक्ट पास किया हो मध्य प्रदेश की लेजिस्लेचर ने, कोई पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, स्कीम हो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, वो सारी के सारी स्कीम, पॉलिसी, प्रोग्राम, जो भी अवार्ड मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं, सारे के सारे, मतलब जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इनिशियली इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अगर कोई अवार्ड दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अगर कोई योजना या स्कीम चालू कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का कोई परियोजना, प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है, उन सबको कवर करो, उन सबको रिवाइज करो, और केवल करंट अफेयर्स में उन्हीं चीज को रिवाइज करिए जहां पर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। बाकी सारे प्राइवेट अफेयर्स हैं, अगर कोई निजी संस्थान का मैटर है, सब छोड़ दो। कोई अवार्ड है, कोई आप कह सकते बेसिकली डेजिग्नेशन है, कुछ भी है मध्य प्रदेश का, अगर कोई नियुक्ति है मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर या हाई कोर्ट के जजेस को लेकर या कुछ भी है, तो जहां पर मध्य प्रदेश इन्वॉल्व है, मध्य प्रदेश की सरकार इन्वॉल्व है या भारत की सरकार इन्वॉल्व है, मेनली मध्य प्रदेश की, उन सारे टॉपिक्स को आप लोग कवर करोगे लास्ट के 10 दिनों में, और सारे अदर मैटर्स को आप लोग छोड़ दोगे करंट अफेयर्स वाले, ठीक है। तो मेरी दूसरी रिकमेंडेशन, सारी पॉलिसी, सारे प्रोग्राम, सारी स्कीम, सारे एक्ट मतलब अधिनियम जो पास किए हैं मध्य प्रदेश की विधायिका ने, और अगर कोई अवार्ड है, पुरस्कार है इत्यादि वगैरह जो मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है या भारत सरकार दे रही है, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, और केवल अब उन्हीं को रिवाइज करिए, बाकी सारे करंट अफेयर्स के मैटर आप छोड़ दो, एक जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। हाँ, भारत के राष्ट्रपति अगर कहीं गए हैं या कोई राष्ट्रपति भारत में आए हैं, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी भारत सरकार इन्वॉल्व है। एक बार जैसे डेट पूछ ली थी, कब को, किस डेट को गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर जहां पर सरकार इन्वॉल्व है, उन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है या रिवाइज करना है। कवर से मेरा मतलब है अब तो पढ़ लिया हो आप लोगों ने, रिवाइज करना है। मेरी दूसरी रिकमेंडेशन ये है। मेरी तीसरी रिकमेंडेशन ये है कि देखो, आपके सिलेबस में 2 ऐसे टॉपिक हैं जो कि बड़े तो हैं, मतलब सिलेबस के काफी टॉपिक इस आप कह सकते हो सेक्शन में शामिल किए जाते हैं, वो बड़े तो हैं, लेकिन अगर वो टॉपिक अच्छे से कवर हैं तो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और उनमें से एक टॉपिक है यूनिट 10, मतलब जितने भी कमीशंस हैं, 16 कमीशंस,
उन कमीशंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उससे 7, 8, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो जो 10, 8, 10 क्वेश्चन होंगे बेसिकली वो सीधे मार्क्स आपको देके जाएंगे। तो एक रिवीजन अगर आप देना चाहते हो कमीशंस को लेकर, तो कमीशंस को लेकर रिवीजन दीजिए। अच्छा, कमीशंस को पढ़ने का एक तरीका है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि 3-4 कमीशंस हैं, जैसे जो कि संवैधानिक निकाय हैं। जैसे हम लोग कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, कैग की बात करते हैं, जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, या यूपीएससी की बात करते हैं। तो इन 3 कमीशंस को एक साथ पढ़ लो, ठीक है। उसमें एमपीपीएससी भी शामिल होगा और स्वाभाविक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग भी शामिल होगा, आर्टिकल 243 के। तो इनको एक साथ पढ़ लीजिए, मतलब 5 कमीशंस को एक साथ पढ़ लो। एक साथ पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करने के बाद फिर एक थोड़ा सा गैप दे दो कमीशंस पढ़ने में, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, ये पढ़ लिया, ये रिवाइज कर लिया, उसके बाद दूसरे कमीशन उठाओ। तो 3 तरह के कमीशंस ऐसे हैं जिनकी प्रकृति बिल्कुल सेम है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, ठीक है। एससी एसटी पर और अन्य पिछड़ा वर्गों पर राष्ट्रीय आयोग, इनके 90% प्रावधान बिल्कुल सेम है। कौन नियुक्ति करता है, सेवा शर्तें क्या होती हैं, अधिकार क्षेत्र क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इन तीनों कमीशंस को एक साथ पढ़ लो, इसको एक बास्केट में डाल दो। ये 3 कमीशंस आपके यहां पर कवर हो गए। फिर 3 कमीशंस आप उठाइए, जैसे उसमें से एक कमीशन है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, ठीक है। तो ये जो कमीशंस हैं इनको आप एक साथ पढ़ लीजिए। क्लियर हुआ? तो मैं जो कहना चाहता हूं कि कमीशंस को अगर आप पढ़ रहे हो तो बास्केट के फॉर्म में पढ़ो, मतलब एक ग्रुप बना लो कमीशंस का, उसको पढ़िए जो सेम नेचर वाले हैं, उसको रिवाइज कर लिए, फिर थोड़ा समय रुकिए, फिर दूसरे ग्रुप वाले कमीशंस को पढ़िए, दूसरे बॉक्स को पढ़िए, थोड़ा समय रुकिए, फिर तीसरे बॉक्स को पढ़िए। इस तरीके से आप कमीशन पढ़ोगे, क्योंकि एक साथ रैंडमली सारे कमीशन पढ़ लोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। किसकी नियुक्ति कौन करता है, किसकी सेवा शर्तें क्या होती हैं, किसकी पदावधि क्या होती है, किसको हटाने के आधार क्या क्या होते हैं, कोई कमीशन किससे बना है, कार्यपालिकी आदेश से बना है या संसदीय विधि से बना है, पार्लियामेंट्री लॉ से बना है या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना है। तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करेंगे। पॉलिटी और कमीशंस कवर कर लिया तो यहां से हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 10 से 12 क्वेश्चंस बिल्कुल फुल प्रूफ क्वेश्चंस होते हैं। पॉलिटी और कमीशंस के क्वेश्चन अगर किसी ने बच्चे ने गलत कर दिए तो उस बच्चे ने क्राइम कर दिया। ये एक अपराध है, दंडनीय तो नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, पर अपराध जरूर है। इसके क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल ट्रेसेबल क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो मेरी तीसरी रिकमेंडेशन। अच्छा, मेरी चौथी रिकमेंडेशन आपके लिए यह है इन 10 दिनों में कि जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं, ठीक है, अवधारणात्मक पक्ष है, चाहे वो पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, एमपी स्पेसिफिक हो, इकोनॉमिक्स हो, इतिहास हो, जो अवधारणा वाले टॉपिक होते हैं उनको रिवाइज करने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार कंसेप्ट अगर दिमाग में है तो कंसेप्ट दिमाग में रहेगा। एक बार कंसेप्ट दिमाग में है तो कंसेप्ट दिमाग में रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट आप नहीं भूलते हो, 4 ऑप्शन देखोगे कंसेप्ट को ट्रेस कर लोगे। हाँ, फैक्ट इंफॉर्मेशन आप भूल सकते हो, इसलिए उसमें रिवीजन जरूरी है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपका डेवलप है ठीक से तो कंसेप्ट को रिवाइज करने में अब अपना टाइम व्यर्थ नहीं करो, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो वो वाला क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा। हाँ, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अवधारणात्मक पक्ष वीक है तो बात अलग है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है, मैं आपको फिर बता दूं, तो क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा। तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं उनको पढ़ने की वर्तमान में अभी 10 दिनों के में जरूरत नहीं है बिल्कुल आपके लिए। और मेरी लास्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, फिर मैं सेशन को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय बड़ा कीमती है इस समय। मेरी लास्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि जब आपका दिमाग पूरी तरीके से थक जाए, 5 घंटे पढ़ने के बाद थक जाता है दिमाग, ठीक है, 6 घंटे पढ़ने के बाद भी थक जाता है दिमाग। मैं 5-6 घंटे का इसलिए आपको रेशो बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मली जो सुबह बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं 7-8 बजे शुरू करते हैं और 12 बजे तक पढ़ते हैं, 12-1 बजे तक पढ़ते हैं, फिर वो गैप देते हैं, थोड़ा बहुत सोते होते हैं, फिर एक स्ट्रेच में दूसरा स्ट्रेच लगाते हैं। ये नॉर्मल उनका रूटीन होता है। तो अगर आप 10-11 घंटे पढ़ रहे हो, उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हो, 5 घंटे और 6 घंटे, ठीक है। हालांकि 5 घंटे में भी बच्चे ब्रेक लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 5 घंटे पढ़ने के बाद, भले ही ब्रेक के साथ पढ़ने के बाद, अब आपका दिमाग पूरी तरीके से थक चुका है।
तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जब दिमाग पूरी तरीके से थक चुका हो तब जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू सॉल्व करिए। एक एमसीक्यू सॉल्व करो दिन में 100 क्वेश्चंस का 5 घंटे के बाद, और एक एमसीक्यू सॉल्व करो रात में, ठीक है, 5 या 6 घंटे पढ़ने के बाद। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि थके हुए दिमाग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व करिए? उसका रीजन यह है कि थके हुए दिमाग से अगर आप उस टॉपिक को मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको पढ़ लेते हो, उसको समझ लेते हो और अपना एकाग्र चित्र मतलब अपना अटेंशन, अपना फोकस बनाए रखते हो उस क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, तो एग्जामिनेशन के समय भी आप ह्यूमन एरर नहीं करोगे। ध्यान रखिएगा कि 4 से 5 क्वेश्चन बच्चों के वो गलत होते हैं जो ह्यूमन एरर वाले क्वेश्चन होते हैं। ह्यूमन एरर से मतलब होता है मानवीय त्रुटि, और मानवीय त्रुटि से मेरा मतलब यहां पर यह है कि जो क्वेश्चन आपसे बन रहा था वो भी आप एग्जामिनेशन के टाइम में डर के कारण, पैनिक होने के कारण, बेचैनी के कारण या गलत समझने के कारण गलत करा है। तो जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है अगर उसको भी आप गलत कर रहे हो जो आपने पढ़ा है, तो ये मानवीय त्रुटि, ह्यूमन एरर है। और ह्यूमन एरर को दूर करने का एक तरीका केवल यह होता है कि थके हुए दिमाग से एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने जाओगे उस दिन रात को नींद नहीं आएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, बड़ी मुश्किल से नींद आएगी, 2-3-4 घंटे की नींद होगी और आपका दिमाग थका हुआ रहेगा। ऐसा होता है, हर बच्चे के साथ होगा। हर बच्चे से मेरा मतलब है 90% बच्चे के साथ होता है। तो आपका दिमाग थका हुआ रहेगा, बहुत थका हुआ रहेगा। तो थके हुए दिमाग से एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करिए। अगर थके हुए से दिमाग से हम लोगों ने मानवीय त्रुटि को कम कर लिया और एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश कर ली, और थके हुए दिमाग से हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया प्रैक्टिस के तौर पर, तो आप एग्जामिनेशन में भी ह्यूमन एरर नहीं करेंगे, 90% ऑफ द केस में नहीं करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है थके हुए दिमाग से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, दिन में 2 बार, दिन में 5 घंटे पढ़ने के बाद, रात में यानी शाम तक 6 घंटे पढ़ने के बाद, दिन में 2 बार ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो थके हुए दिमाग से, तो आप जो मानवीय त्रुटि करने वाले हैं एग्जामिनेशन में, उसमें 90% केस है कि वो ह्यूमन एरर आप एग्जामिनेशन में नहीं करोगे, क्योंकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। तो आज से लेकर 10 दिन तक ये प्रैक्टिस करिए, 10 दिन तक ये प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? और लास्ट रिकमेंडेशन मैं आपके साथ ये देना चाहता हूं, सुनिएगा, वो ये है कि जो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था, इन 10-12 दिनों को आप पूरा यूटिलाइज करें, क्योंकि एक वाटरशेड है, थ्रेशहोल्ड है, आप कह सकते हो निर्धारक क्रिटिकल पॉइंट है, निर्धारक समय है आपके कैरियर का। शायद ये सबसे बहुमूल्य समय है। जैसे शाहरुख खान बोलते थे ना 70 मिनट है आपके पास, तो यहां पर भी मैं बोल देता हूं 10-12 दिन है आपके पास। ठीक है? इसमें कोताही नहीं बरतना है, नेग्लिजेंस नहीं बरतना है, बेचैनी आई तो बेचैनी को हटाना है, कोई नकारात्मक विचार आता है तो सकारात्मक हो जाना है। ठीक है? और जितनी नेगेटिव वाइब्स हैं सबको हटा दो। ये मत सोचो कोई क्या पढ़ रहा है, कोई कैसा पढ़ रहा है, किसी का कितना रिवीजन है। दूसरों को देखकर अपने अपने व्यक्तित्व की और अपने कॉम्पिटेंस की गणना आपको नहीं करनी है। ओपन कंपटीशन की खास बात यही होती है कि डिपेंड करता है कि उस दिन उन 100 क्वेश्चनों में आप कैसा परफॉर्म करके आ रहे हो। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये जो एग्जामिनेशन है, क्विज का एग्जामिनेशन नहीं है। अच्छा, एक बच्चा बेचैन क्यों हो जाता है इस समय? बेचैन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने 1 हफ्ते पहले कुछ चीज पढ़ी हो और 1 हफ्ते के बाद उसी चीज को रिवाइज करने की कोशिश करता है अपने दिमाग में। जब वो चीज दिमाग में नहीं आती, मतलब वो इंफॉर्मेशन सही दिमाग में नहीं आती है, तो बेचैनी आ जाती कि अरे मैंने 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले तो ये पढ़ा था, लेकिन अब मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा, मतलब मैं भूल चुका हूं। ऐसा नहीं है, आप भूले नहीं हो, आप भूले नहीं हो, लेकिन दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं कि उस इंफॉर्मेशन को आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, जो एग्जामिनेशन ले रहा है वो कोई क्विज थोड़ी ले रहा है कि आपसे बिल्कुल एब्रप्ट पूछा जाए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। वो आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, और 4 ऑप्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है, सुनिए, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, फैक्ट को या कंसेप्ट को आपने कहीं पर भी पढ़ा हो, वो कभी ना कभी आपके दिमाग में बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में, और आपका दिमाग थोड़ा सा स्थिर है तो इंफॉर्मेशन रिकलेक्ट हो जाएगी। 4 ऑप्शन में से आप आराम से ट्रेस कर सकते हो। आराम से मेरा मतलब है बहुत अधिक संभावना है कि आप ट्रेस कर सकते हो कि सही आंसर कौन सा है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक को आपने कभी ना कभी पढ़ा है। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि रिवाइज करने की कोशिश करो जितना हो सकता है, दिमाग में चीजों को बैठा लो। भले ठीक है
एक बार बैठा लिया है तो दोबारा रिवाइज करने का मुझे मौका नहीं मिले, पर एक बार तो अच्छे से बैठा लो, क्योंकि 4 ऑप्शन आए तो मेरे पास 70-80% पॉसिबिलिटी हो, मेरे पास चांस हो कि मैं करेक्ट आंसर को चूज कर लूं। ठीक है। और अगर आप ये सोच के बेचैन हो रहे हो कि एक हफ्ते पहले मैंने कोई चीज पढ़ी थी, अब वो मुझे समझ में नहीं आ रही है और रीगैदर नहीं हो रही है, तो बेचैन नहीं होइए, क्योंकि ऐसा सब बच्चों के साथ हो रहा है। और जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो क्विज वाला नहीं है, वो ऑप्शंस वाला है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए मुझसे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इन लास्ट दिनों में आपको क्या करना चाहिए, और फिर वही बात है कि ये आपके जीवन के, ऐसा तो नहीं कि आखिरी 10 इंपॉर्टेंट दिन हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन सच में ये बड़े इंपॉर्टेंट 10-12 दिन हैं। और मैं आपको फिर बताता हूँ कि एक बच्चा अगर सेलेक्ट कर जाता है प्रीलिम्स में, तो मेंस उसके लिए ओपन कंपटीशन हो जाता है। एक्चुअली हर एक एग्जामिनेशन में हर एक बच्चे के पास मौका है, वो 6 महीने से पढ़ रहा हो, 1 साल से पढ़ रहा हो या 10 साल से पढ़ रहा हो। ठीक है, हर बच्चे के लिए मौका है। यही खूबसूरती होती है ओपन कंपटीशन की, कि ओपन कंपटीशन हर बच्चे को मौका देती है। लेकिन एक वो बच्चा जो लास्ट दिन तक, एग्जामिनेशन के दिन तक अपना मेंटल स्टेट को बनाए रखता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, बेचैन नहीं होता है, ठीक है, और अपने पोटेंशियल पर पूरा विश्वास करता है, वो एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाता है, वो एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाएगा। ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा इस कन्वर्जेशन से, और थोड़ा सा शायद मैंने ज़्यादा खींच लिया, लेकिन फिर भी चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस कन्वर्जेशन को देखेंगे और कुछ फ़ायदा उठाएंगे, और इन 10 दिनों में अपनी पूरी एनर्जी को यूज़ करेंगे और बहुत अच्छे परिणाम के साथ एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को, सभी लोगों को। और मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, प्रयास KG की टीम की तरफ से, वो सारे बच्चे जो हमसे जुड़े ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, और जो नहीं भी जुड़े हुए हों, जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें एग्जामिनेशन में, हम लोग यही कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू।